आपकी बुक का है 10वां लेसन, जीवों में श्वसन। तो बेटा हम अभी तक सोचते हैं कि जो श्वसन होता है उसका मतलब होता है सांस लेना, है ना, सांस लेना और छोड़ना श्वसन होता है। लेकिन अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि श्वसन होता है सांस लेना और छोड़ना, और उसके अलावा जो हमने भोजन खाया उससे ऊर्जा प्राप्त करना, कि उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ ये भी श्वसन में ही होता है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको किताब से एक एक लाइन पढ़ के समझाऊंगी ताकि आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाए। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखो बेटा, संरचनात्मक का क्या मतलब होता है। मान लो अगर आप घर बना रहे हैं तो जो ईंट है, सब ईंट जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है ना। उसी ईंट से ईंट मिलती है, ये नहीं कि और चीज़ें नहीं लगती, सीमेंट भी लगता है, गारा भी लगता है, लेकिन ईंट सबसे बेसिक चीज़ है। ऐसे ही हमारे शरीर में कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब कोशिका से ही हमारे शरीर में आप मानोगे 300 खरब कोशिकाएं होती हैं। खरब, जैसे एक लिखा और उसके आगे आपने 12 ज़ीरो लगाए तो बनता है 10 खरब। और 10 खरब भी नहीं, 30 खरब, इतनी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और वो सबसे तो संरचनात्मक तो इसलिए बोला गया क्योंकि उन्हीं से हमारा शरीर मिलकर बना है। जब कोशिकाएं मिलती हैं तो उनसे फिर उत्तक बनते हैं, उत्तक मिलते हैं तो उनसे फिर अंग बनते हैं। तो ये आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे, 9th में। और क्रियात्मक मतलब सबसे छोटी जो कोशिका है वही हमारे शरीर में जो मेन काम हो रहे होते हैं उनको करती हैं। हमारे अंग हमारा काम कर रहे हैं ना, और हमारे अंग बने हैं उत्तक से और उत्तक बने हैं कोशिका से। तो कोशिका से ही हमारा शरीर बना हुआ है। जीव की प्रत्येक कोशिका, अब जो हमारी कोशिकाएं होती हैं देखो वो क्या क्या काम करती हैं। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? कहते हैं ना मम्मी पापा कि टाइम से खाना खाओ, खाना नहीं खाओगे तो ताकत कहाँ से आएगी, है ना। वो जो ताकत है बेटा वो है ऊर्जा, एनर्जी। भोजन में संचित ऊर्जा, जो एनर्जी खाने में स्टोर होती है, वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, मतलब निकलती है। तो बेटा ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को 10th में पढ़ोगे इसके बारे में। पर आप ये समझ लो कि जो खाना हम खाते हैं, हमने खूब चबाया, हमारी आहार नाल में जो एक पार्ट है आपका पाचन वाला, उसमें वो खाना पचा। जब वो पूरा खाना पच जाता है तो जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब रक्त वाहिकाएं होती हैं, बहुत सारी नसें होती हैं ना हमारे शरीर में, वो क्या करती हैं, उस पचे हुए खाने को शरीर की हर कोशिका तक ले जाती हैं। और जब कोशिका में वो खाना पहुंचता है, पचा हुआ खाना लिक्विड रूप में जो खाना पहुंचता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है और उससे निकलती है ऊर्जा। ठीक है, तो सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो बेटा क्लियर आ गया ना इसमें कि श्वसन का मतलब होता है एक तो सांस लेना। श्वसन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो सांस लेना और छोड़ना, और जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है ऊर्जा प्राप्त करना शरीर के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ये क्लियर हो गया है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं, सांस लेते हैं हम। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। कहने का मतलब यह है बेटा कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, पूरी हवा हमारे अंदर गई। हवा में आपको पता है ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, और भी कई गैसें होती हैं, कुछ नुकसानदायक गैसें भी होती हैं। जब वो हमारे शरीर के अंदर गई, फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो आपको पता है कि जो हमारी छोड़ी हुई सांस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। समृद्ध मतलब जो हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है, अभी मैंने आपको बताया था, वो कोशिका में ले जाई जाती है।
कोशिका में भी ऑक्सीजन को हमारी खून की नलियाँ ही ले जाती हैं, जो नसें होती हैं वो भी आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। विखंडन मतलब खाने को तोड़ने में। जो हम पचा हुआ खाना कोशिकाओं तक पहुंचा है वहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया होती है और फिर ऊर्जा निकलती है। इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर होने वाला जो श्वसन है। अब श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं है यहाँ पर बेटा। कोशिकीय श्वसन का मतलब कोशिका में हमारे खाए हुए भोजन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो उससे फिर ऊर्जा निकलती है, और सभी जीवों में ये श्वसन होता है, तभी सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है। कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा, भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन का प्रयोग करता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। बेटा जब मैं आपका टेस्ट बनाऊंगी तो मैं ये पूछूंगी कि वायवीय श्वसन क्या है, तो हर पॉइंट को अच्छे से समझो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है ये सब कुछ। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, श्वसन को सांस लेना मत समझना, श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, तो उसको वायवीय कहते हैं। और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो बेटा ये आपको उन्होंने रिएक्शन दिखाई है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2, पानी बनता है H2O और ऊर्जा निकलती है। तो कह रहे हैं आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे जीव, यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये एक कोशिका से बना होता है। जैसे हमारे अंदर तो 30 खरब से भी ज़्यादा कोशिका हैं, यीस्ट जो है वो एक कोशिका से बना होता है और वो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कौन से जीव हैं, बेटा ये होते हैं जैसे फंगस फफूंद वगैरह होते हैं ये यीस्ट, ठीक है। तो ये करते हैं अवायवीय श्वसन और इन जीवों को अवायवीय जीव कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, देखो बेटा यहाँ पर आपको यीस्ट के बारे में बताया है। यीस्ट एक कोशिक जीव है। एक कोशिक मतलब ये सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। यीस्ट अवायवीय रूप में श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल बनाते हैं। इसलिए अल्कोहल बनाने में किनका प्रयोग होता है, यीस्ट का। अल्कोहल आपको पता है ना, जो शराब होती है, शराब बियर जो होते हैं उनको बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का बेटा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी बनता है और ऊर्जा निकलती है। लेकिन जब हम यीस्ट के साथ, यीस्ट में जब बिना ऑक्सीजन के ये श्वसन होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। पर ये जो ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, ये जो ऊर्जा होती है इस केस में कम होती है। अब हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं। पेशी कोशिकाएं कौन सी होती हैं बेटा, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको तरह तरह की कोशिकाओं के बारे में बताया जाएगा। तो जो हमारी, आप ये बस समझ लो, जो पेशियां होती हैं, हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, अब क्या होता है ये भी अवायवीय रूप से करते हैं। अब मान लो आप खेल रहे हो, बहुत यहाँ पे देखो बताया भी है, यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन को की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन कम मिलता है। अब ऑक्सीजन कब मिलती है, मान लो हम बहुत देर तक व्यायाम कर रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं, तो आपने देखा ना हम बहुत ज़्यादा हाँफते हैं, बहुत तेज़ तेज़ हम सांस लेते हैं ताकि हमारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम जो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे शरीर में एक लैक्टिक एसिड बन जाता है, एक अम्ल बन जाता है। और उसकी वजह से आपने देखा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, उस टाइम तो नहीं लेकिन बाद में आपके पैरों में दर्द होता है, पेशियों में दर्द होता है, ऐंठन सी आ जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उस टाइम लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, टहलते हैं ज़्यादा या साइकिलिंग करते हैं और भारी वज़न उठाते हैं, तो उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ज़्यादा ऊर्जा के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम ज़्यादा व्यायाम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, अचानक से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल बनता है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्लूकोज, और ये होता है पेशी में, मसल्स में, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल बना और ऊर्जा निकली, पर ये ऊर्जा भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना कि वायवीय श्वसन में होती है। तो आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां
अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। अवायवीय मतलब जब ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मिलता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूट पाता, लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल फिर हमारी पेशियों में जमा हो जाता है और उससे ऐंठन उत्पन्न होती है। उससे हम कैसे आराम मिलता है हमें, फिर हम मालिश करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। अब ये बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि गर्म पानी से नहाने से या शरीर की मालिश करने से क्या होता है, क्यों ऐंठन हट जाती है? क्योंकि उससे क्या होता है बेटा, रक्त का संचरण बढ़ जाता है और जो हमारा रक्त होता है ना, वही ऑक्सीजन को ले जाता है कोशिकाओं में, तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है और लैक्टिक एसिड, फिर ये जो लैक्टिक एसिड अम्ल बना होता है वो फिर जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और हमारी ऐंठन कम हो जाती है। अब देखो बेटा, आगे इन्होंने फिर से श्वसन के बारे में बताया हुआ है, कुछ आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए दिए हैं, तो ये आप अपने आप पढ़ लेना, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप करके देख लेना। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा वो ये है कि श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से, देखो श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु मतलब वो वायु जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो उसको अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को, और मैंने अभी आपको बताया था जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हवा निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। तो ये आ सकता है बेटा पेपर में कि अंतः श्वसन क्या होता है। अंतः मतलब अंदर ले जाना, और कौन सी वायु, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी जिस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको बाहर निकालने को बोलते हैं उच्च वसन। ठीक है, हिंदी में अंतः श्वसन होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनहेलेशन, और उच्च वसन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलेशन। यह एक सतत प्रक्रम है। सतत मतलब जो निरंतर चलता रहता है, आप चाहे सोए हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप सांस लेते हो और छोड़ते हो। ठीक है, और ये हमेशा तब तक करना पड़ता है जब तक हम जीवित हैं। अब श्वसन दर के बारे में बताया गया, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये सब हमें नहीं करने। अच्छा, आगे इन्होंने बेटा ये बताया है, ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे है ये, जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आप खुद देखना, आप तेजी से सांस लेते हो, बहुत तेजी से सांस लेते हो। उस वजह से क्या होता है कि जो हम जब तेजी से सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाती है। ठीक है, और फिर हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से वायवीय श्वसन होता है, और जो खाना हमने खाया है उससे उसका विखंडन पूरी तरीके से हो जाता है और ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपको पता, आप समझे हैं कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख ज़्यादा क्यों लगती है? ये अब आप इसका आंसर देंगे। अब हम करेंगे बेटा कि हम श्वास कैसे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना है। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि समझें। सामान्यतः हम अपने नथुनों से वायु अंदर लेते हैं, नाक के जो 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों को इन्होंने फुफ्फुस बोला है, उसमें जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। यह एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आकार प्रदान करती है। देखो बेटा, पहले हम ये पूरा अपना श्वसन तंत्र देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये नासा गुहा है, मतलब श्वास नली। नासा गुहा को हम श्वास नली कहेंगे। हमने नाक से सांस अंदर ली, आपको पता है हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल, मिट्टी के कण और थोड़े जर्म्स को वहीं रोक लेते हैं। फिर जो हवा होती है वो हमारी नासा गुहा मतलब श्वसन नली से होते हुए, देखो यहाँ से होते हुए यहाँ अंदर जाती है। फिर यहाँ पर बेटा ये देखो, ये श्वसन नली है पूरी, यहाँ से होते हुए ये हवा
आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे दोनों फेफड़ों में चली जाती है, ऐसे दोनों फेफड़ों में चली जाती है। तो इसमें क्या है बेटा, ये हमें कह रहे हैं कि जो हमारे फेफड़े होते हैं या फुफ्फुस, ये वक्ष गुहा में होते हैं। आप कभी देखना, आप अपने छाती पर ऐसे हाथ लगा के देखना तो आपको हड्डियां हड्डियां फील होंगी, है ना, हल्की हल्की, उनको पसलियां कहते हैं। ये हैं हमारी पसलियां, और इनके अंदर ही हमारे फेफड़े होते हैं। जैसे इस वाले सीधे हाथ की तरफ दिखाया है, यहाँ पर इन्होंने हमें दूसरी चीज़ दिखाई है, हमें इसको अभी समझना नहीं है। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं वो हमारी वक्ष गुहा में होते हैं, और वक्ष गुहा जो है मतलब उसके ऊपर पसलियाँ होती हैं। ये पसलियाँ इसलिए होती हैं ताकि हमारे फेफड़ों की सुरक्षा हो सके। फेफड़े बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो हमारे फुफ्फुस जिनको फेफड़े कहते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये पसलियाँ, ये ढांचा बना होता है। अब इसके नीचे बेटा एक डायाफ्राम होता है, जिसे मध्य पट भी कहते हैं। देखो ये वाला, ये है, इसे बोलते हैं डायाफ्राम। ये फेफड़ों के नीचे होता है। अब क्या होता है, श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित है। इसको अच्छे से समझेंगे बेटा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ये जो डायाफ्राम है, हम तो सोचते ना हम नाक से सांस ले रहे हैं, बस हवा अंदर जा रही है। जब वो हवा अंदर जा रही है, देखो अभी हम ढंग से इसको आगे पढ़ेंगे, उसमें जो ये डायाफ्राम है, ठीक है, ये और ये जो पसलियाँ हैं, ये सब श्वसन में भाग लेती हैं, काम करती हैं। अंतः श्वसन के समय, अंतः श्वसन मतलब जब हम सांस अंदर ले रहे हैं। अंतः श्वसन आपको बताया है कि जिस हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जब हम सांस लेते हैं, मतलब अंदर ले जाना सांस को, अंतः श्वसन है। उस समय क्या होता है बेटा, पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। ये आप अपने आप आराम से बैठ के सांस लोगे तो आप ये फील करोगे। सांस लो ऊपर तो आप देखोगे आपकी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर आ रही हैं। पसलियाँ ऊपर, ये जो पसलियाँ हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं, और ये जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। ये नीचे की ओर गति करता है। अभी ये ऐसा है ना, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ये मैं बताती हूँ। तो होता क्या है बेटा, जब हम सांस अंदर लेते हैं, आप आराम से बैठो और अपने चेस्ट पर हाथ रखो और सांस लो और फील करो, ठीक है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी पसलियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, और ये डायाफ्राम है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ जाता है, आप ऐसे समझो इसको, ये थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। अब ये नीचे हो गया और ये पसलियाँ बाहर आ गई, तो क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, मतलब जगह बढ़ जाती है। मान लो एक ऐसा डब्बा था पहले, ठीक है, और जब आपने सांस ली तो क्या हुआ, ये यहाँ से भी बढ़ गया, और ये जो नीचे वाली लाइन है वो ऐसे हो गई। अब आप देखो इसके अंदर की जगह बढ़ गई है ना, तो इसमें हवा घुस जाएगी ज़्यादा, आयतन बढ़ गया, तो जब हम सांस लेते हैं हवा अंदर आ जाती है। और बेटा जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये वापस ऐसा ही हो जाता है जैसे पहले था। मतलब जब हमने सांस ली तो ये ऐसे हो गया डायफ्राम, और जैसे ही हमने सांस छोड़ी तो फिर ये ऐसे हो गया जैसे ये पहले था। ये चीज़ अंदर चली गई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, ये अंदर चला, ऐसे बाहर होने की बजाय वो फिर ऐसे सपाट हो गया, अंदर की तरफ चला गया। तो देखो अब किसकी जगह ज़्यादा है, इसकी जगह ज़्यादा है या इसकी, तो इसकी जगह ज़्यादा है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है और हमारे इसमें हवा भर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे कि यहाँ पर जगह कम हो जाती है, जो सांस हमारे अंदर थी वो नाक द्वारा बाहर भेज दी जाती है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर की ओर जाती हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है, फिर फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय, मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पसलियाँ नीचे आ जाती हैं अंदर की तरफ, और जो डायफ्राम है वो अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता है, वो जैसे पहले था, जिससे क्या होता है जगह फिर कम हो जाती है, और जगह कम होने की वजह से जो फेफड़ों में हवा भरी होती है फिर वो बाहर धकेल दी जाती है। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या समझाया भाई, जो नीला नीला बॉक्स है इसमें बताया गया है हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धुआं, धूल, परागकण होते हैं। जब हम सांस लेते हैं
तो जो हमारी नासा गुहा है उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जिसमें कि वो सारे कण गंदगी फंस जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नाक के साथ कुछ कण हमारे चले जाते हैं और हमें छींक आ जाती है। ठीक है, छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। अब क्या सावधानी बताइए उन्होंने, जब आप छींकते हैं तो अपने नाक को ढक लें, जिसके साथ जो हमारे अंदर से गंदगी निकली है, जो गंदे कण निकले हैं, वो दूसरे के साथ हवा में कोई और भी सांस ले रहा है आसपास तो उसके साथ अंदर ना जाएं। देखो बेटा, अब इन्होंने हमें मानव की श्वसन क्रिया विधि भी बताई हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वायु जब अंदर आ रही है तो ये पसलियाँ बाहर की तरफ हो जाती हैं। ये देखो, बाहर की तरफ एरो बनाया हुआ है, ये ऐसे फैल जाती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। मतलब अगर ऐसा होता है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इन्होंने ये एरो डाला, मतलब वो नीचे की तरफ, पहले यहाँ था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर एरिया जगह बढ़ जाती है और ज़्यादा हवा अंदर भर जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो पसलियाँ पहले बाहर की तरफ गई हुई थी वो फिर अपनी पहली स्थिति में आती हैं और डायफ्राम भी ऐसा हो जाता है, जिससे कि देखो अब जगह कम हो गई, पहले जगह ज़्यादा थी और अब आयतन कम हो गया, तो वायु जो होती है वो बाहर की तरफ धकेल दी जाती है। अब हम आगे करते हैं बेटा। अब ये देखो, एक ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये वाला, ये मैं आपको अभी एक वीडियो से दिखाती हूँ। देखो बेटा, इस वीडियो में हम डायफ्राम देखेंगे। ये देखो, जो आपको भूरा भूरा दिख रहा है ना, ये डायफ्राम है, मध्य पट जिसे कहते हैं, और ये है पसलियाँ, और इनके अंदर ही हमारे फेफड़े होते हैं। तो देखो, जब हम सांस ले रहे हैं अंदर, जब हम सांस ले रहे हैं तो वो बाहर की तरफ आ रहा है, ये देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सांस लेते हैं तो नीचे की तरफ आता है, सांस छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। अब दोबारा देखेंगे, ये देखो साइड से दिखाया जा रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं तो पसलियाँ भी बाहर जा रही हैं, डायफ्राम भी नीचे जा रहा है। सांस छोड़ रहे हैं तो पसलियाँ भी अंदर की तरफ जा रही हैं और डायफ्राम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ बेटा, जो आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना बनाने के लिए, तो ये मैं इस वीडियो से दिखा रही हूँ आपको। देखो, जो उन्होंने बॉटल बोली है वो ये है, उसके अंदर 2 बलून, 2 गुब्बारे ऊपर की तरफ लगाए हुए हैं, जो कि हमारे फेफड़े को दिखाएंगे। ऊपर एक नली लगी हुई है जिससे हवा अंदर और बाहर जा सकती है, और नीचे वो जो बॉटल है उसे काट के नीचे भी एक बड़ा सा गुब्बारा उन्होंने अटकाया हुआ है। अब देखना क्या होगा, जब वो ये डायफ्राम है जो नीचे वाला है, ठीक है, जो बोतल को काट के नीचे गुब्बारा लगाया हुआ है, ये हमारा डायफ्राम है। अब आप देखना, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो कैसे फेफड़ों में हवा भरेगी। अब आप देखो बेटा, डायफ्राम नीचे आया तो कैसे उन गुब्बारों में हवा भर गई, और जब डायफ्राम को ऊपर करा तो सारी हवा बाहर निकल गई। तो ऐसे ही होता है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे हो जाता है और फेफड़ों में हवा भर जाती है, और जब डायफ्राम ऊपर होता है तो फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। हम करेंगे बेटा, हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। उच्छ्वसन आपको पता है, सांस छोड़ना, ठीक है। तो बाहर क्या निकलता है ये देखने के लिए यहाँ पर एक आपको प्रयोग दिया गया है। जैसे देखो, ये एक परख नली है, उसमें चूने का पानी लिया, चूना लिया, उसमें थोड़ा पानी मिलाया, ठीक है, और उसमें एक स्ट्रॉ डाला जैसे ये बच्चा, और फिर उस स्ट्रॉ से उसमें फूंक मारी। तो जब आप उस स्ट्रॉ से चूने के पानी में फूंक मारोगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। अब ये पानी दूधिया क्यों होगा बेटा, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रयोग से ये पता चला कि जो सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं, मतलब उच्छ्वसन के समय जो हवा हमारे अंदर के नाक के से बाहर आ रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो बेटा यहाँ पे देखो, एक टेबल दी हुई है आपको कि जब हम सांस का अंतः श्वसन करते हैं, जैसे मान लो हमने सांस अंदर ली, तो हवा में, मैंने आपको पहले ही बताया था, हवा में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रोजन, मतलब कई तरह की गैसें होती हैं उसमें, कई विषैली, सल्फर भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, कई गैसें हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है हमारे आसपास का वातावरण, हवा कितनी प्रदूषित है, तो वो सब हमारे अंदर जाता है। तो जो हवा हमारे अंदर गई है वो गैसों का मिश्रण होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें 1 या 2 गैसें हैं, उसमें कई गैसें होती हैं। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में बताया गया है कि
जो अंतःश्वसित वायु है, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं अंदर, उस वायु में ऑक्सीजन 21% है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.04% है। ये है कि जो हमारे चारों तरफ हवा है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और वो ऑक्सीजन ज़्यादा हो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, है ना, पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, और वही हवा फिर हम अपने सांस से अंदर लेते हैं। ये तो हो गई अंदर आने वाली सांस। अब जो बाहर जा रही है सांस बेटा, ये वाली उच्छ्वसित वायु, उसमें जो है, उसमें से जो भी हवा बाहर निकली है हमारे अंदर से, तो कुछ ऑक्सीजन जो हमारे अंदर गई उसका देखो कितना प्रतिशत तो बाहर ही चली गई। अगर 10 अंदर आई थी तो 10 में से 6 पार्ट तो बाहर ही चला गया, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है 4.4%। तो सीधी सी बात यह है कि जो सांस हम अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पर बेटा आपको एक और बात पूछी गई है आपसे कि हम क्या, कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ रहे हैं बाहर, उच्छ्वसित मतलब बाहर निकालना, अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं। तो बेटा जो हवा अंदर गई उसका ही तो कुछ पार्ट बाहर आएगा, बस ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब ज़्यादा हो जाएगी। तो हम अकेली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर नहीं छोड़ते, उसमें और भी कई गैसेज होती हैं। और एक और वो आपसे बात पूछ रहे हैं कि कभी आप दर्पण के सामने, जैसे आप शीशा ले लो और फूंक मारो, जो हमारी हवा बाहर निकलती, तो आप देखो कि उसमें धुंधली सी हो जाती है वो। तो ये क्यों होता है? ये नमी के कारण होता है। अब ये बताओ कि ये जल के बिंदु कण कहाँ से आते हैं। देखो बेटा, दो बातें होती हैं। जो हवा हमारे अंदर गई है नाक से, वो गर्म, हमारे जो शरीर में हवा है वो गर्म है, पता है ना आपको हमारे शरीर का टेम्परेचर, ठीक है, 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है। और मान लो जिस कमरे में हम हैं वहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हमारे शरीर में गर्मी है ज़्यादा। तो जो सांस हमारे शरीर से बाहर गई वो गर्म है, और जब वो किसी ठंडी, जैसे हमने दर्पण पे फूंक मारी शीशे पे, तो वो जगह ठंडी है, तो वहाँ पर वो धुंधले से होता है क्योंकि उसमें नमी है। अब हमारे अंदर नमी कहाँ से आई? जब जो हमारा ग्लूकोज होता है, हमने पढ़ा था, जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया होती है श्वसन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी भी निकलता है, H2O। तो ये जो वाष्प के कण है, बिंदु कण है पानी के, वो इसकी वजह से आते हैं, ठीक है। अब आगे वाला टॉपिक करते हैं, अन्य जंतुओं में श्वसन। अभी तो हमने मनुष्य के बारे में देखा, आगे अब है हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, ठीक है। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। अब जो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बात, जिनको हम, जैसे कॉकरोच की बात यहाँ पर बता रहे हैं। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो उसकी स्किन होती है ना, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन्हीं से ही हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। इन छिद्रों को बोलते हैं श्वास रंध्र। और इसी से जो कीट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े यही जैसे कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा हो गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं छिद्रों से ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, मतलब लेना देना होता है। जैसे हम लोग तो फेफड़े की करते हैं, पर ये जो कीट होते हैं इनके लिए श्वास रंध्र होते हैं, इनके स्किन पे, त्वचा की सतह पे, और वो जो उनके विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु, जिस वायु में ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है। मान लो बेटा ये किसी कॉकरोच की स्किन है, यहाँ पर हमें पता है छोटे छोटे अभी उन्होंने बताया छेद होते हैं, और फिर उन छेदों से श्वास प्रणाल मतलब पतली पतली नलिकाएं शरीर के सारे भागों तक जारी होती हैं, जिन्हें वातक भी कहते हैं। तो जब सांस ली हमने अंदर, तो वो हवा अंदर आई इन छेदों से, और फिर इन नलियों के होते हुए शरीर के सारे भागों में पहुंची, शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फिर श्वास नली में आती है और इन छेदों से बाहर निकाल दी जाती है। तो
ये ध्यान दो बेटा, श्वासनाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जैसे मछली वगैरह हैं उनमें भी होता है पर बहुत कम। अब जैसे केंचुए की बात बता रहे हैं, केंचुआ जो है वो भी अपनी त्वचा से ही सांस लेता है, श्वसन करता है। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर चिकनी चिकनी सी होती है, गीली और चिकनी सी होती है। श्लेष्मीय मतलब चिकनी सी होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। अब कह रहे हैं मेंढक में फेफड़े होते हैं और वो अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। मेंढक दोनों तरीके से सांस ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक है जल में श्वसन। जैसे हम लोग हैं, हम जल में श्वसन नहीं कर सकते, है ना, हमारी नाक में पानी भरेगा, हम सांस नहीं ले सकते जल में। अब मछलियों की बात कर रहे हैं। मछलियों में पाए जाते हैं क्लोम या गिल्स। ये एक नंबर में आता है कि मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, तो आप क्लोम लिख सकते हो या गिल ले सकते हो। जो क्लोम होता है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करता है और जो इनके गिल्स होते हैं वो त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में भी रक्त वाहिनी होती हैं, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, ब्लड की पतली पतली नलियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियाँ, वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उन्हीं से गैस का आदान प्रदान होता है। अब आगे प्रश्न है, क्या पादप भी श्वसन करते हैं? पेड़ भी तो करेंगे ना, उनको भी तो ऊर्जा चाहिए। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। हमें पता है वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अब मान लो वो, अभी हम, एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अभी ये हम श्वसन की बात कर रहे हैं, श्वसन की बात कर रहे हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे। पहले पेड़ पौधों में श्वसन क्या होता है। अब पेड़ पौधे खड़े हैं, उनके अंदर वो हवा जा रही है तो उनके अंदर ऑक्सीजन भी जा रही है और वो थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जैसे हमारे शरीर में होता है ग्लूकोज को तोड़ने में, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है। तो पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। जो पौधों की पत्तियां होती हैं, आपको पता है, उनमें रंध्र होते हैं, उन्हीं से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है या बाहर जाती है। पादप की अन्य कोशिकाओं की भांति ही, पादप मतलब पौधे में भी कोशिकाएं होती हैं, हर चीज कोशिका से मिलकर बनी हुई है। सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी, मूल मतलब जड़, मूल है जड़ के लिए लिखा हुआ है, जो पौधों की जड़ होती है, उनको भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये नहीं कि पत्तियों को या उसके जो तने हैं, जो मिट्टी के नीचे उसकी जड़ हैं, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा नहीं मिल सकती है। तो जो जड़ें हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? जो मूल होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है और उसमें जो हवा होती है उससे वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? आपने देखा है ना, अगर ज़्यादा पानी डाल दोगे तो मर जाता है पौधा। क्यों? वही वाली बात है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती फिर जड़ों को सांस लेने के लिए, पानी इतना ज़्यादा भर जाता है और वो पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। जैविक प्रक्रम मतलब ऐसी, हमारे शरीर में कुछ ऐसी गतिविधियां, प्रक्रम होते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से श्वसन एक है, बाकियों का आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे।